नमस्कार साथियों। बीएससी सेकेंड ईयर की प्राणी शास्त्र के प्रथम पेपर कैसे रुकी या वर्टिब्रेट्स में प्रथम यूनिट में जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकोर्डेट्स एंड एग्नेथा। प्रोटोकोर्डेट्स की क्लासिफिकेशन में हमने हेमिकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर, यूरोकोर्डेटा और सिपेलोकोर्डेटा की जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन का स्टडी किया है। एग्नेथा समूह जब स्टार्ट होता है तो एग्नेथा समूह जो है वर्टिब्रेटा को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा और घनेथोस्टोमेटा। फाइलम कोर्डेटा की नोटोकोर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है तो उसे वर्टिब्रेटा में रखते हैं और वर्टिब्रेटा के दो ग्रुप्स हैं, एग्नेथा और घनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो समूह है उसमें दो क्लासेस आती है, ऑस्टेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। तो जो ये ऑस्टेकोडर्मी क्लास है उस ऑस्टेकोडर्मी क्लास का क्लासिफिकेशन हम और जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। जीवाश्मों में प्रकट होने वाले सबसे आरंभिक ज्ञात वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो जॉ लेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं और मछलियों के समान होते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें ऑस्टेकोडर्म्स कहलाते हैं और इन्हें एक क्लास ऑस्टेकोड्रमी के अंतर्गत रखा जाता है। ये अनेक प्रकार से जो आधुनिक साइक्लोस्टोम्स है, आधुनिक साइक्लोस्टोम्स में लैम्प्रेज और हैटमिनेसेस आती है, ये भी एग्नेथा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके समान हैं और उनसे बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए यह समूह होता है। ऑस्टेकोडर्म्स को सबसे पहले आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन और मध्य ऑर्डोविशियन काल की चट्टानों में फ्रेगमेंट्स जो इन जंतुओं के वो जीवाश्मों के रूप में मिले। इनका ऊपरी सिल्यूरियन और डिवोनियन काल के कल्पों में पर्याप्त बाहुल्य था। उनके अधिकतर जीवाश्म ताजे जल की धाराओं की तलछट में संरक्षित थे। जो भी हो, उनका आवास ताजे जल हो या सागरी जल होने के विषय में अभी बहुत से मत हैं और ये सभी मत आपस में विभाजित हैं। ऑस्टेकोडर्म्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि ये सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। ये छोटे से मध्यम आकार के थे। इनका शरीर मछली के जैसा था, प्राय डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड थे और विशाल सिर, एक क्लोम क्षेत्र, सुंडाकार परंतु पेशियन का धड़ था और कुछ पृष्ठ पंख जैसे कि भागों सहित थे। उनके जबड़े जो होते हैं वो अंशीय या श्रोणीय पंख इनमें नहीं पाए जाते थे, केवल मीडियन फिन में उपस्थित था। विशेषतः ये आरंभिक वर्टिब्रेट्स थे जो अत्यंत बोनी और भारी कवच युक्त थे। सिर चौड़ी अस्थिल चर्मीय प्लेटों का बना हुआ होता था। इनमें निर्मित कोष्ठ जो होते हैं इनमें ठोस ढाल में बनता पूरा का पूरा प्लेट है, जबकि शेष शरीर जो है छोटी छोटी प्लेटों की एक श्रेणी के द्वारा घिरा रहता था, जिन्हें प्राय चर्मीय सल कहा जाता था। सबसे इससे उनके क्या है प्रचलित नाम ऑस्टेकोडर्म्स बन गया। ऑस्टेकोडर्म्स सबसे अभिप्राय कवचित मछली होता है, बोनी त्वचा। और बोनी त्वचा जो है, बोनी त्वचा में वाले जंतुओं में लिखा गया। ऑस्टेकोडर्म्स ग्रीक शब्द है जिसमें ऑस्टेकॉन्स में तो सेल और डर्मा में होता है स्किन। वे जंतु जिनके पर खोल का बना हुई त्वचा थी, जिनके शरीर कवच थे, भारी कवचधारी शरीर थे। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सेल्यूरियन कल्पों में प्रमुख जो परभक्षी थे इनके वो थे यूरिप्टेरिड्स। तो ये यूरिप्टेरिड्स नामक दैत्य बिच्छू जैसे थे। ये उनसे सुरक्षा करने के लिए इन जंतुओं के शरीर पर यह भारी शैल आर्मर्ड आवरण पाया जाता है। बाद में जब ये शत्रु तिरोहित हो गए, जब शत्रु ही नष्ट हो गए, यूरिप्टेरिड्स नष्ट हो गए, तो ऑस्टेकोडर्म्स के जबड़ेदार वंशजों के भारी कवच भी जाते रहे और ये केवल उनकी तीव्र प्रगति में बाधक थे। ऑस्टेकोडर्म जंतुओं के ऊपर पाया जाने वाला जो भारी कवच था, जब उनके परभक्षी विलुप्त हो गए जो यूरिप्टेरिड्स थे, तो ऑस्टेकोडर्म का कवच भी विलुप्त हो गया।
अब ओस्टेरोडर्म्स का सिर कुछ असामान्य था। अधिकांश प्रकारों में बड़े पार्श्वीय नेत्रों का एक जोड़ा, सिर के एक शिखर और एक मध्य स्पीनियल आई था, एक अकेला मीडियन नोस्ट्रिल था, और इनकी जो एनाटॉमी थी उसके बारे में बहुत कम ज्ञान था। उनमें कोई भी अक्षीय या अंतःकंकाल या कशेरुकाएं नहीं थी। मुख अग्राधर, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, छोटा, बिना जबड़ों वाला, बिना दांतों वाला। सिर पर संवेदी क्षेत्र संभवतः लेटरल लाइन सिस्टम का एक भाग था। उनके चपटे शरीर और दुर्बल पंखों के निर्णय से अधिकांश आधुनिक निम्नतर कॉर्डेट्स की भांति उनका वर्णन किया जा सकता है। संभवतः ये सुस्त, तली निवासी, निस्यंदक पोषित है। इनमें 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं वाला एक आंतरिक कर्ण पाया जाता था। ऑस्ट्रिकोडर्म का क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो ऑस्ट्रिकोडर्म्स जीवाश्मों को सामान्यतः एकमात्र ऑस्ट्रिकोडर्मी में रखा जाता है। इस ऑस्ट्रिकोडर्मी की 2 सब क्लासेस हैं और 5 ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। इसकी 2 सब क्लासेस में पहली क्लास है मोनोराइना और दूसरी क्लास कहलाती है डिप्लोराइना। जो मोनोराइना है, मोनोराइना, मोनो में सिंगल, राइनस राइना, तो मोनोराइना जो होती है सिर के शिखर पर दोनों नेत्रों के बीच में एक ही नासारंध्र होता है। राइनस नोस्ट्रिल से संबंधित होता है, इसलिए जिसमें एक नोस्ट्रिल है वो मोनोराइना है, जिसमें 2 नोस्ट्रिल है वो डिप्लोराइना है। तो मोनोराइना में एक नोस्ट्रिल पाया जाता था। इसके फिर ऑर्डर है, पहला ऑर्डर यूफेनेरिडा। यूफेनेरिडा में सिल्यूरियन काल का एकमात्र जीनस जेमोएटियस कर्वुडी इसका जो है एकमात्र जीनस आता है। जेमोएटियस कर्वुडी के द्वारा निरूपित जो यूफेनेरिडा है ये सबसे पहला अनस्पिड था। इस 18 सेंटीमीटर का लंबा, तुर्कुरुपी, ब्लंट हेड युक्त अनावृत था। जिस प्रकार ब्रैंकियोस्टोमा में 2 लेटरल फिन्स पाए जाते हैं, एक मीडियन फिन और 2 लेटरल फिन है, पंख वल, नोटन कार्ड, मायोटोम्स, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थे, लेकिन इसमें कलोम छिद्र नहीं था। इसलिए इसको जेमोएटियस कर्वुडी को ऑस्ट्रिकोडर्म्स का पूर्वज माना जाता है। दूसरा जो ऑर्डर है इसका वो कहलाता है एनेस्पिडा। ये भी सिल्यूरियल और डिविनियन काल में पाए जाते थे। इनका शरीर छोटा है, 15 सेंटीमीटर का, सिर अनावर्त है, छोटी छोटी प्लेटों की एक जटिल सीरीज से ढका हुआ होता था। इनकी टेल जो थी वो हाइपो सर्कल प्रकार की थी, यानी इसमें नीचे की पाली बड़ी होती है। ऐसी पूंछ जो होती है उसको हाइपो सर्कल टेल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बिरकेनिया और लेसेनियस। तीसरा जो ऑर्डर है इसका वो कहलाता है ऑस्टियोस्टेसाई, ये सिफेलेस्पिडा। ये भी सिल्यूरियल और डेवोनियन काल में पाए जाते थे। केवल एक टुकड़े के बिना सीवनों की शीर्ष ढाल तो जी एक ही टुकड़े की बनी थी, जिसमें सुचर्स नहीं पाए थे। डोर्सल की ओर का जो इनका आवरण था वो केरापेसी कहलाता। इनकी पूंछ हिट्रोसल्कर प्रकार की है। हिट्रोसल्कर प्रकार की पूंछ में ऊपर का लोब जो होता है वो बड़ा होता है। कलोमों के पीछे एक जोड़ी फ्लैप्स या अंश फिन्स जो पेक्टोरल फिन्स का कार्य करते थे, फ्लैप्स पाए जाते थे, वो पेक्टोरल फिन्स का कार्य करेंगे। कलोम छिद्रों के अनेक जोड़े हो गए, सिर पर सेंसरी संरचना डेवलप हो गई, और लिटिल आइज के साथ साथ ये जो पेट्रामाइन्स जोन्स के अधिक निकट वाले समूह आ गए। ये संभवतः ऑस्टियोस्टेसाई जो है, इस ऑस्टियोस्टेसाई से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, और उदाहरण इसका है सिफेलास्पिस, हेमीसाइक्लेप्सिस और ट्रेमाटेस्पिस। दूसरा उपवर्ग जो है डिप्लोराइना, डिप्लो मीन्स डबल, राइना मीन्स नाक, जहाँ 2 नासारंध्र पृथक पृथक हों तो डिप्लोराइना कहलाता है। डिप्लोराइना में जो ऑर्डर है वो पहला ऑर्डर हिट्रोस्टेसाई कहलाता है। इसको टेरेस्पिडा भी कहते हैं। ऑर्डोविशियन और डिवोनियन काल में पाए जाते थे, बड़े शरीर वाले थे, सिर एक ढाल में बंद था, दुम अंधपालित थी, हाइपोसर्कल टेल, नेत्र पासर में पृथक पृथक, प्रत्येक और एक बड़ा कलोम छिद्र पाया जाता था। संवेदी अंगों का किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं था। ये हिट्रोस्टेसाइज जो है, मिक्सिनिफॉर्मिस जो आएगी या मिक्साइन्स जिड आएंगे एग पीसेस, उनके अधिक निकट थे और हिट्रोस्टेसाइज से व्युत्पन्न हुई मानी जाती है मिक्साइन्स को। इसका उदाहरण है
टेरेस्पिस और ड्रेनेस्पिस। दूसरा ऑर्डर कहलाता है इसका सीलोलैपिडा, ऑर्डोविशियन से डिविनियन। शरीर छोटा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, स्पिंडल शेप्ड बॉडी, टॉर्पिडो सदृश्य है। शरीर पर दंतिकाओं के समान अनेक क्षुद्र पट्टामसल प्लेकोइड स्केल से आवृत होते हैं। हाइपोसर्कल टेल या हिट्रोसर्कल दोनों प्रकार की। लेटरल आइज पर्याप्त रूप से पृथक पृथक। छोटे छोटे किनारे शरीर के अग्रपार्श्व भागों में उभरे हुए होते थे। एग्जाम्पल है फलेबोलेपिस, लिनार्किया और सीलोलेपिस। अब इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के आउटलाइन को यदि हम देखें तो ऑस्ट्रिकोडर्मी के क्लासिफिकेशन में 2 उपवर्ग आते हैं। ऑस्ट्रिकोडर्मी स्वयं एक क्लास है जिसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो मोनोराइना और डिप्लोराइना। मोनोराइना में एक नोस्टिल होता है। इसके 3 ऑर्डर है, यूफेनेरिडा, एनेप्सिडा और ऑस्टियोस्टेसाई। यूफेनेरिडा में जेमोएटियस कर्वुडी आता है, एनेप्सिडा में बिरकेनिया और लेसेनियस आता है, ऑस्टियोस्टेसाई या सिफेलेस्पिडा में सिफेलेस्पिस और हेमिसाइक्लेप्सिस आता है। डिप्लोराइना में 2 नोस्टिल्स पाए जाते हैं। इसके 2 ऑर्डर है, हिटेरोस्टेसाई और सिलोलेपिडा। हिटेरोस्टेसाइड में टेरेस्पिस और ड्रेनेप्सिस आता है। सिलेलोपिडा में फलेबोलेपिस और लिनार्किया और सिलोलेपिस आता है। ये ऑस्ट्रिकोडर्म्स का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ एक जनरलाइज्ड जो हमारे पास 2 सिफेलेस्पिस है उसकी स्ट्रक्चर आप दिखाई गई है। इस संरचना में आप देख सकते हैं सिफेलेस्पिस में एक मीडियन नोस्ट्रिल है, फिर पीनियल प्लेट है, सेंसरी फील्ड है, फ्यूज ट्रंक विथ सेगमेंट, डोर्सल क्रेस्ट ऑफ स्क्यूट्स है, डोर्सल फिन है, कॉडल फिन है, हिट्रोसर्कल टेल है, पेक्टोरल फिन है, लेटरल फॉर्म है, लेटरल सेंसरी फील्ड है, स्क्लेरोटिक रिंग्स है और लेटरल आई है। इसी तरह से दूसरा वाला टेरेप्सिस जो है रोस्ट्रेटा दिखाया गया है। ये सेकंड वाला डायग्राम टेरेप्सिस रोस्ट्रेटा है। इसमें आप यदि स्ट्रक्चर देखेंगे आगे की ओर एक आई है जो स्क्लेरोटिक रिंग से घिरी हुई है, उसके पीछे की ओर पीनियल प्लेट्स है, डोर्सल डिस्क है, डोर्सल स्पाइन है, डोर्सल स्क्यूट्स है, फिर कार्डल फिन है, हेट्रोसर्कल प्रकार की हाइपोसर्कल प्रकार की टेल है, वेंट्रल स्क्यूट्स है, वेंट्रल डिस्क, ओरल प्लेट्स और आइज। टेरेप्सिस रोस्ट्रेटा का मूलभूत प्रतिरूपण। ये 2 डायग्राम जो इन जंतुओं का मूलभूत प्रतिरूपण को दर्शाते हैं। अब बात आती है कि ऑस्ट्रिकोडर्म्स का जो जीव वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो ऑस्ट्रिकोडर्म्स के जीव वैज्ञानिक महत्व की अपन बात करें तो कहता है कि ऑस्ट्रिकोडर्म्स जो है विशेषतः रोचक हैं, क्योंकि ये पोस्ट कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन चट्टानों में स्थित लगभग 50 करोड़ वर्ष पुराने सबसे प्राचीन ज्ञात वर्टिब्रेट जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य सहित सब वर्टिब्रेट्स के सुदूर पूर्वज थे। इनके जीवाश्म में अस्थिल ऊतकों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण संरचना की अत्यंत जटिलता को प्रदर्शित करता है, जिसका अभिप्राय यह है कि ये वर्टिब्रेट्स अत्यधिक प्रगतिशील थे और जीवाश्म बनने से पूर्व पर्याप्त विकसित हो चुके थे। तीसरा, आरंभिक वर्टिब्रेट जीवाश्मों का अभाव प्रदर्शित करता है, जो कि संभवतः ऐसे आवास जो कि लवणीय जल में था उसमें विकसित हुए होंगे, या फॉसिलाइजेशन के लिए वो समय जो प्रतिकूल था। और ये भी संभव हो सकता है कि सबसे आरंभिक पूर्वज थे उसमें कठोर कंकालीय संरचनाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए कठोर कंकालीय संरचनाओं की अनुपस्थिति के कारण इन जंतुओं के जो है जीवाश्म नहीं बन पाए। उन्होंने भारी कवच संभवतः समकालीन अरेगनिड परभक्षियों में बिच्छू आते हैं जो कहलाता है यूरोप्टेरिड्स के द्वारा जब इन जंतुओं के शरीर पर इन पर आक्रमण किया जाता था तो यूरोप्टेरिड्स से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इनके शरीर के ऊपर बड़ा बड़ा आवरण जो है विकसित हो गया। किंतु ज्यों यूरोप्टेरिड्स नष्ट हो गए, यानी उनके शत्रु जो तिरोहित हो गए, तो ऑस्ट्रिकोडर्म्स की जो जीनस आए या उसकी ऑफ स्प्रिंग्स आई जो संभवतः साइक्लोस्टोम्स हो सकती हैं या मिक्साइन्स हो सकती है, उन पर पाया जाने वाला अवांछित भारी कवच जो है नष्ट हो गया, जो इनकी तरक्की में बाधक था। फिर साइक्लोस्टोम्स और साक्स या स्केस कॉन्ट्रिकथेज या उपास्थि कार्टिलेज को सबसे पहले या बोन का जो पूर्ववर्ती है उसका अधिक प्रिमिटिव माना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिकोडर्म्स में अस्थिल कंकाल थे, अतः अस्थि को अधिक आदिम माना जाता है और उपास्थि को फिर अपरासित दशा माना जाता है। ये ऑस्ट्रिकोडर्म का क्लासिफिकेशन है। इस प्रकार हमारे जो है
एग्नेता में जो एग्नेता समूह का जो ऑस्टिकोडर्माई क्लास है उसका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू ऑर्डर तक हमने कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद।